नमस्कार, आदाब, जूले। आप देख रहे हैं डीडी काशिफ पर लद्दाख से प्रसारित कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम ज़्यादातर लद्दाख से जुड़ी हुई व्यक्ति हों या और भी यहाँ की जो कल्चरल चीज़ें हैं, जो फिजिकल चीज़ें हैं, उनके बारे में ही हम नई जानकारी के साथ आते हैं। आज 22 मई है, यानी कि जो जैव विविधता का जो दिन है आज, यानी कि बायोडाइवर्सिटी डे है। इस पर आज हम बहुत सारी जानकारी जो लद्दाख में जो जैव विविधता है, जो इतनी जो धनी संपदा यहाँ की है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके लिए आज हमारे साथ हैं यहाँ के लद्दाख के जो चीफ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर श्री साजिद जी। साजिद सुल्तान जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आज हम इस मुद्दे पर बहुत सारी जानकारी चाहेंगे कि वाइल्ड लाइफ की यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है। लद्दाख और कारगिल दोनों में ऐसी कौन सी जो सिग्नेचर जो यहाँ की स्पीसीज हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद हम आगे और चलेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि सिग्नेचर स्पीसीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लद्दाख की जो यूएसपी है, जिसके लिए लोग लद्दाख आना चाहते हैं, वो यहाँ का लैंडस्केप है जी। और इस लैंडस्केप को बनाता है जो यहाँ के बायोडाइवर्सिटी है, जो यहाँ के जानवर हैं, जो यहाँ के पेड़ हैं। और अगर आप जैसे आपका सवाल रहा कि यहाँ पे मेन फ्लैगशिप स्पीसीज क्या है, जो यहाँ की मेन स्पीसीज क्या है, मैं बताना चाहूँगा कि लेह में हमारे पास हेमिस नेशनल पार्क है और हेमिस नेशनल पार्क में ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाता है यहाँ के स्नो लेपर्ड्स के लिए। और दूर दराज से कहाँ से लोग नहीं आते हमारे पास। रशिया से आते हैं, चाइना से आते हैं, अमेरिका से आते हैं। अभी लास्ट टाइम हमारे पास बहुत से पूरा कंसाइनमेंट आया हुआ था, जो लोग आए थे हवाई से आए हुए थे, तो वो इनको देखने आते हैं। और करगिल में एक बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे पास वहाँ एनिमल मिलता है जिसको हम लोग ब्राउन बेयर बोलते हैं। और मज़े की बात यह है कि बहुत लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं और अभी तक इसके बारे में लोग तक पता नहीं चला है। बट मैं ये उम्मीद करता हूँ जिस दिन लोगों तक पता चलेगा कि ये करिश्मेटिक स्पीसीज करगिल में है, लोग करगिल भी दौड़ते हुए आएंगे और इस स्पीसीज को देखने के लिए आएंगे। मैं चांगथांग का इलाका हो, डेमचौक तक उधर गया हूँ या तुर्तुक गया हूँ या मैं कारगिल गया हूँ, तो लेकिन अभी तक मुझे यहाँ पे न तो कोई ऐसा डर लगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी यहाँ पे ऐसी कितनी स्पीसीज हैं जो खतरनाक है इंसान के लिए, जिससे लोगों को खतरा है, या ये वो खतरा है तो उससे वो कैसे बच के रहें कि जो उससे यानी कि जो उनके ऊपर अटैक ना हो पाए। यानी कि जब अटैक होता है तो लोग उसके प्रति एक अलग तरीके से व्यवहार करते हैं और फिर वो स्पीसीज को लोग मारने लगते हैं, तब वो खत्म होने लगती है, यानी कि जो हमारी प्राकृतिक सुंदरता है वो नष्ट होने लगती है। तो इसलिए उनके खतरे यदि हैं तो वो कौन से खतरनाक यहाँ पे जानवर है और उनसे कैसे बचा जा सकता है? मैं हमेशा ऊपर वाले का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे जितने भी जानवर मिलते हैं, और ज्यादातर अगर इंसान की अगर जान को खतरा होता है तो जनरली वो कार्निवोर से होता है, जिसको लोग बोलते हैं कि मतलब मांसाहारी जो जानवर होते हैं। और यहाँ पे अगर हम कार्निवोर्स देखें तो जैसे मैंने बताया, यहाँ स्नो लेपर्ड्स है और यहाँ ब्राउन बेयर है। और उनका जो ओवरऑल स्वभाव है इतना शांत है कि अभी तक कोई ऐसी रिकॉर्ड नहीं हुई जहाँ पे किसी ने किसी स्नो लेपर्ड ने, किसी ब्राउन बेयर ने किसी इंसान को मारा हो या इंसान की हत्या करी हो या अटेम्प्ट भी लिया हो। तो डेफिनेटली ह्यूमन लाइफ लॉस का तो बिल्कुल भी सवाल नहीं उठता है। अगर हम ये कह सकते हैं ह्यूमन के खतरा की एक बात हम ये कह सकते हैं कि जैसे लोगों की लाइफ स्टॉक होती है, माल मवेशी होती है, तो अक्सर ऐसा यहाँ पे खबर आई है कि जानवर घुस गए, उन्होंने यहाँ पे माल मवेशी मारी। तो हम लोग हमेशा एज अ डिपार्टमेंट ये कोशिश करते हैं कि दो तरह के इसमें मेजर्स होते हैं, एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। तो प्री मेजर्स में हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि जो एरियाज हमने मैप कर रखे हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होता है, वहाँ पे जैसे ऐसे घर हैं जहाँ पे लोग, यहाँ कोरल कहते हैं, जहाँ पे अपने लाइफ स्टॉक को लोग हाउस करते हैं, तो उसके ऊपर हम चेन लिंक फेंसिंग कर देते हैं ताकि जानवर अंदर घुसे ही ना। और उसके अलावा सोलर लाइट्स देते हैं ताकि वहाँ रोशनी रहे। और इम्पोर्टेंट सेकेंडरी जो पोस्ट फैक्टर हमारा मेजर रहता है कि अगर कोशिश करने के बाद भी अगर कहीं पे जानवर घुस जाते हैं और उनके लाइफ स्टॉक को मारते हैं तो हम वहाँ पे उनको लाइफ स्टॉक कंपनसेशन देते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं और वो इनिशिएटिव करगिल में है, क्योंकि करगिल में हमने देखा है कि ब्राउन बेयर से प्रॉपर्टी डैमेज बहुत हो रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग एक ऐसा सिस्टम इन प्लेस रखें। ऐसी कुछ स्टेट्स हैं, जैसे वेस्ट बंगाल की स्टेट है, उत्तराखंड की है, जहाँ हाथी लोगों के घर तोड़ देते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग इस जो डैमेज हो रहा है, फिजिकल डैमेज ऑफ हाउसेज बिकॉज ऑफ ब्राउन बेयर, उसको हम लोग कंपनसेट कर पाए। तो ये भी हम लोग एक मेजर यहाँ पे आजकल ले रहे हैं ताकि ओवरऑल हम लोग लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर कर पाए, उनका लाइफ कंफर्टेबल और इजी बना पाए। अरे लेकिन ये मैं जानना चाहूंगा, जो ब्राउन बियर है या स्नो लेपर्ड है, ये अटैक करता कब है? यानी कि हम ऐसे क्या ह्यूमन एक्टिविटीज इस टाइप की वो कौन सी रहती है कि जिस वजह से वो अटैक करता है? देखिए, जो मुझे लगता है कि अगर कभी अटैक करने के चांसेस हो तो देखिए, कोई भी जानवर, मैं तो हमेशा कहता हूं कि जानवर इंसानों से ज्यादा सिविलाइज होते हैं। कोई भी जानवर खुद से आके ह्यूमंस को अटैक नहीं करता है।
या अटेम्प्ट भी नहीं लेता है अटैक करने की। लेकिन अगर कोई एनिमल है, अगर वो थ्रेटेंड फील करता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी एरिया में मान लीजिए किसी वजह से आपके घर के झाड़ के बीच में ब्राउन बेयर फंस गया और अगर हम उसको हर तरफ से घेर लेते हैं और पत्थर मारने की कोशिश करते हैं, तो इसके चांसेस हैं कि अपने बचाव में उसने रिटेलिएट कर दिया। और मेरे लोगों से ये रिक्वेस्ट रहती है कि कभी ऐसा केस होता है कि आपके घर में जहाँ माल मवेशी है वहां या किसी एरिया में ब्राउन बेयर आ जाए या स्नो लेपर्ड आ जाए, तो उसको भागने का मौका दीजिए, उसको घेरिए मत। ऐसा हो सकता है कि अपने अक्सर आप देखिए ब्राउन बेयर के साथ इनके बच्चे रहते हैं, मदर हमेशा कब के साथ रहती है, ज्यादातर मैंने देखा है। और कोई भी जीव, आप इंसान देखिए, जब एक माँ अपने बच्चे के साथ रहती है वो ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है। इसी तरह से अगर कोई जानवर होता है और वो जानवर के साथ बच्चा है और अगर मान लीजिए वहां से 20-25 लोग एकदम से चारों तरफ से आ गए और उसको पत्थर भी मार रहे हैं, तो एनिमल थ्रेटेड फील करता है। तो उस थ्रेट को दूर करने के लिए ऐसे चांसेस हैं कि एनिमल उसको रिटेलिएट करे और ह्यूमन में अटैक करे। हालांकि मैं फिर से रिटेलिएट करूं कि आज तक ये रिटेलिएशन जानवर ने नहीं करा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में नहीं होगा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर जानवर आपके एरिया में आता है तो उसको आप मूवमेंट दीजिए, फ्री पैसेज दीजिए और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को फोन करिए। हमारी फ्लाइंग स्क्वाड रहते हैं, वो इमीडिएटली वहां पहुंचेगा और दे विल कम एंड हेल्प यू आउट। जो 22 मई यानी कि इसमें जो इसकी जो आपकी बात थीम रखी गई है, आज सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी कि जितने भी जो समाधान हैं वो प्रकृति स्वयं अपने आप देती है। फिर भी हम प्रकृति से क्यों भागते चले जाते हैं और इसकी जो बहुमूल्य संपदा है उसको नष्ट करने में लगे रहते हैं। तो हमें आपसे कौन कौन से जो आज की जो दिन है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सॉल्यूशंस को कैसे कैसे हम बनाएं और इसको प्रकृति को सुंदर रखें? आजकल जो हम लोग एज अ सिविलाइजेशन, एज अ रेस, हम लोग एक रैट रेस में लगे हैं, सब भाग रहे हैं। आप देखिए, आप दिल्ली में देखिए, कलकत्ता में, हर जगह एवरीबडी इज रनिंग। और इस भाग में हम भूल चुके हैं कि हमारे असली रूट्स कहाँ है हमारी। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी डे जो 22 को हम मना रहे हैं, इसका जो महत्व क्यों है, व्हाई आर वी डूइंग इट? हम इसलिए कर रहे हैं कि लोग कनेक्ट करें। जैसे आज हम और आप बात कर रहे हैं, लोग इस बारे में बात करें कि बायोडाइवर्सिटी है, हम इससे लिंक्ड हैं, हम इससे कनेक्टेड हैं, हमारे रूट्स इसी के अंदर है। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो हमारे, अगर आप वे बैक जाएं, हम लोग बोलते हैं दादा दादी के नुस्खे हैं और ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं। आज भी हम लोग देखिए, आप मिनिस्ट्री ऑफ हमारी आयुष है और ये हमने रियलाइज करा है कि हमेशा हर चीज का ट्रीटमेंट के लिए आप एलोपैथिक ड्रग्स खाएंगे और आप केमिकल इंजेक्ट करेंगे। मेरे ख्याल से वो सोल्यूशन नहीं है। और एज एन इंडियन हमें लगता है हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम अपने नेचर से कनेक्ट करें। हमारे जो बाप दादा, आज देखिए लोग कहते हैं ह्यूमन हिस्ट्री 10,000 साल की है, कुछ कहते हैं 15,000 साल की है, बट ह्यूमंस 10-15 हजार से आज तक सरवाइव कर रहे थे। और ऐसा नहीं था कि तब हमारे पास क्रोसिन थी, कैल्पॉल थी, आइबुप्रोफेन थी। तो नेचर से ही इंसान अपने आप को ठीक कर रहा था। तो मुझे ये लगता है कि हर एक मर्ज का कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोल्यूशन नेचर में है। वो अलग बात है कि कभी हम उसको ढूंढ पा रहे हैं और कभी कभी वो नॉलेज चली जा रही है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एक बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है और उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल रजिस्टर्स बनते हैं जिसमें आप लोकल्स में जाते हैं, वहाँ के जो बूढ़े, खास करके जो बुजुर्ग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आप ये बताइए कि आपके यहाँ जब ये मसला होता था, मान लीजिए आपका पेट खराब होता था या सर दर्द होता था, तो आप लोग क्या करते थे। अब हम लोग आज की जनरेशन में इसको रियलाइज कर रहे हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो खो रही है, जो नेचर में थी। अब बायोडाइवर्सिटी काउंसिल लद्दाख में बनने वाली है, बायोडाइवर्सिटी कमिटीज बनने वाली है, जिसके तहत हम लोग वापस इसको शुरू करेंगे कि कौन सी वो ट्रेडिशनल जड़ी बूटी थी जो आप खाते थे, जिसके किसी, और सबसे बड़ी बात आप देखिए, इट इज सो कॉस्ट इफेक्टिव। आप सिंपली एक 15-20 रुपए में, या अगर मैं कॉस्ट नहीं भी डालता हूँ, बहुत ही इकोनॉमिकली आप अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं एटलीस्ट जो रोज के मेजर एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारे ट्रेडिशन में, हमारे रूट्स में बस यही है कि हम लोग अपने आज के भाग दौड़ में इसको भूल जा रहे हैं। और अगेन मैं बताऊं, आज हम और आप दोनों यहाँ लद्दाख में बैठे हैं, लेह में बैठे हैं, यहाँ पे जो आमची सोसाइटी है, ये इसका सबसे बड़ा कैटेगरिकल एग्जांपल है कि आपके अपने प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस है वो नेचर में है। आपको खाली पता होना चाहिए उस सॉल्यूशंस को कैसे ढूंढना है, उस सॉल्यूशंस को कैसे इस्तेमाल करना है और उसको कैसे एसिमुलेट करना है। हमारे पास बहुत सारे आमची या जो भी लोकल जो दवा बनाने वाले लोग थे, उससे ही वो ज्यादातर अपने सभी रोगों का समाधान करते थे। और अभी जब जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने यहाँ के लद्दाख के
दो जो हर्ब्स हैं उनके बारे में बताया, सीवकथॉर्न और स्रोलो। तो अब हाँ, तो जिन्हें संजीवनी, तो इसके बाद तब पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे विश्व ने जाना, लेकिन ये पहले से ही यहाँ पे थी, यहाँ पे एग्जिस्टेंस उनके पहले से ही था। तो ऐसी ऐसी और कौन सी जो दवाएं हैं जिनके बारे में जो हम वहां पे इतनी जागरूकता और उनका प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो इससे भी हो सकता और बहुमूल्य भी हो, लेकिन उनको हम इतना मूल्यपरक, उतना जागरूकता के साथ नहीं बता पा रहे हैं। तो उनके बारे में आप प्रकाश आज के इस माध्यम से डालिए कि वो और भी जो यहाँ की चीजें हैं उनको भी अपनी पहचान मिल सके। मैं डेफिनेटली मेडिसिनल प्लांट में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि ऐसी बहुत सी स्पीशीज हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, नक्स vomica है, एकोनाइटम है, ये हमारे एरिया में ऐसे ही ग्रो करता है। और मैं आपको बताऊं, मैं नक्स vomica का एग्जांपल देता हूं कि मैं एक लिटरेचर पढ़ रहा था कि इट इज नोन टू बी अ क्लासिकल पॉइजन। जी ठीक है, लेकिन जब इसको आम चीज या मान लीजिए कि उसको ट्रेडिशनल मेडिसिन में जब यूज होता है, उस पॉइजन को फिल्टर करके यूज किया जाता है टू क्योर अ पॉइजन दैट इज ऑलरेडी इनसाइड योर बॉडी। सो ऐसे यहाँ पे बहुत से मेडिसिन है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे काला जीरा है। हमारे जंस्कार साइड में, द्रास साइड में काला जीरा मतलब जाना जाता है ना, आई सपोज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट रन्स इनटू सम 4000-5000 रुपीज अ किलो। बट समहाउ, जैसे अभी आपने पीएम साहब ने जो बात बताई, जस्ट बिकॉज हमने काला जीरा के बारे में इंपॉर्टेंस नहीं समझा, कुछ एरियाज जो ऐसे थे वो हमने खो दिए, तो वो नॉलेज हमारी डेफिनेटली नहीं है। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ये जो काउंसिल हमारे बनने वाली, हम चाहते हैं कि इस पूरी चीज को रजिस्टर करके, देखिए आप, मैं इसको अक्सर बहुत इसको मानता हूँ कि अगर आपके पास एक बैग है और आपको पता नहीं उस बैग में कितना बहुमूल्य सामान है, तो आप उस बैग की रक्षा नहीं करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि लद्दाखियों को खास करके पता चल जाए, उनके पास जो ये बैग है उसके अंदर इतना बहुमूल्य सामान है, आप इसकी रक्षा करें। और दो चीजें आपको आज पता चली हैं, दो चीजें मैंने आज आपको बताया, और ऐसी ऐसी अनेक और चीजें हैं जो हम लोग जब एक बार ये डॉक्यूमेंट करना शुरू कर देंगे तो हमें एक लिस्ट हमारे पास रहेगी। बिल्कुल, हमारे जो पुरानी जो पीढ़ी थी उसकी भी जिम्मेदारी थी और आगे आने वाली जिम्मेदारी उस पीढ़ी की भी है। तो यानी कि हमारे जो आज की जो शिक्षा पद्धति है उसमें से इन जो प्रकृति की जो चीजें हैं उनको बहुत ज्यादा कुछ निकाल दिया जा रहा है। यानी कि जो अब आज के जो स्टूडेंट हैं उनको इसमें कैसे पार्टिसिपेट किया जाए, कैसे उनको उसमें इंटरेस्ट जगाया जाए कि जो वो ये बहुमूल्य जो चीज उनके पास है उसके बारे में वो जानकारी रखें, दूसरों के साथ साझा करें और उसका प्रयोग भी करें। तो ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे, जो नई पीढ़ी है, उनको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात जो हो गई है, मैं अक्सर लोग, लॉकडाउन है, कोरोना है, इसको लोगों ने बड़े नेगेटिवली देखा और फिर देखना भी चाहिए, क्योंकि ये एक पैंडेमिक है और पूरी कंट्री, पूरा वर्ल्ड इसमें परेशान है। बट हम लोग का एक काम ये भी रहता है कि कोई चीज जब बहुत गलत हो रही होती है तो एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो इसमें बेनिफिट भी क्या हुआ, कुछ क्या हमने सीखा, या जैसे ही 31 मई होगा और हम फिर अपने रेस में दौड़ लेंगे। खास करके बच्चों को मैं इसलिए कहता हूँ कि जब ये बच्चे आज अपने घर बैठे और इन्होंने रियलाइज करा, लोगों ने खिड़की के बाहर देखा, खास करके शहरों के, हमारे लद्दाख के तो बच्चे स्टिल अभी प्रकृति के बड़े पास हैं, और खिड़की के बाहर देखा, तब उन्होंने रियलाइज करा कि वो चिड़िया जो रोज उसके खिड़की के आती थी और उसने कभी उस तरफ ध्यान तक नहीं दिया। तो मुझे एक चीज ये लगती है कि जैसे बायोडाइवर्सिटी हम मना रहे हैं, और मैं बताना चाहूंगा, हम लोग बहुत आज ही आपको डिटेल्स हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में और हम लोग अपडेट कर रहे हैं कि हम लोग एक कंपटीशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग खास करके, वैसे तो उसमें 2-3 चीजें हैं जिसमें ऑल एज ग्रुप कैन पार्टिसिपेट, बट 2-3 इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें खास करके बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और हम लोग अपने ऑफिस वालों से भी डिस्कस कर रहे थे कि उनको कुछ ऐसा प्राइज दिया जाए जैसे बाइनोकुलर या कैमरा, जहां बच्चे प्रकृति को और पास से देखें। हेमिस नेशनल पार्क की बात ना की जाए तो बात अधूरी ही रहेगी। तो मैं चाहूंगा कि लद्दाख में बहुत संक्षिप्त में आप हेमिस नेशनल पार्क के बारे में बताएं, तो जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में जाने और उसे देखने और उसकी खूबसूरती के लिए वो जरूर यहाँ पर आए। हेमिस नेशनल पार्क जिसे हम लोग कहते हैं ज्वेल इन द क्राउन, और ये एक ऐसा नेशनल पार्क है, आपने कान्हा सुना होगा, काजीरंगा सुना होगा, जहां इंडिया से ज्यादा फॉरेन कंट्री में पूछ है। आपको बता रहा हूं कि मेरे पास जो टूरिस्ट का फुटफॉल आता है वो फॉरेनर्स ज्यादा होते हैं, और मेरे ख्याल से एवरी लद्दाखी शुड बी प्राउड अबाउट इट कि स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हेमिस को जाना जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत कंट्री से लोग आए हैं जो खुद जहां पे स्नो लेपर्ड मिलता है और वो उन्होंने अपनी कंट्री में देखा, वो आके लद्दाख में हेमिस में देख के जाते हैं। और ये एक मॉडल है कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन का, और मैं लोगों को भी बताना चाहूँगा कि हेमिस एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग हमें मदद करते हैं स्नो लेपर्ड को कंजर्व करने के लिए। डिपार्टमेंट से आगे लोग रहते हैं कि हमारा स्नो लेपर्ड, हमें इसको बचाना है और इसकी जो ओवरऑल सिस्टम को
अच्छा रखना है। इतनी रोचक जानकारी जो दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए डीडी काशिद पर लद्दाख से प्रसारित कार्यक्रम। नमस्कार। जूले।